नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9 और क्लास 9 का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई से संबंधित टॉप VVI MCQ देखेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ज्ञान के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 2 है MCQ का, जिसमें आपको बता दें कि हम लोग टोटल प्रश्न जो देखेंगे वो पार्ट 2 में 45 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो लाए थे जिसमें से हम लोग टोटल 44 से 45 प्रश्न कवर किए थे। तो इस चैप्टर से टोटल हमारा हो जाएगा लगभग अप्रॉक्स 90 से 100 प्रश्न। तो आप वीडियो को जरूर देखें 1-2, ताकि इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका श्योर रहे और आपका बोर्ड एग्जाम में A+ ग्रेड आ सके और बहुत ही अच्छे से मार्क्स आप कवर कर सके। ये टॉपिक का थ्योरी हम किए थे जिसमें पार्ट 1 से लेकर 12 तक लाए थे। तो पार्ट वाइज पूरा लाइन बाय लाइन, ईजी भाषा में आसान। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े तो हमारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो क्लास नोट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए। साइंस यानी विज्ञान चैप्टर हमारा अध्याय 5 है, जीवन की मौलिक इकाई, जिसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए हम आपको बता रहे हैं। ये साइंस विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। ये क्लास 9 का विज्ञान साइंस है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको आंसर साथ में मिलेगा। ये वीडियो इसलिए देखिए ताकि आपका एग्जामिनेशन का अच्छा तैयारी कर सके। तो आपका एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर के लिए ये वीडियो का यूज कर सकते हैं। ये MCQ क्वेश्चन जो है क्लास 9 का है, ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार दिया गया है, जिससे आपका नॉलेज जो है और इनहांस होगा। ये MC देखिए यहाँ पे दिया गया। आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग टॉप प्रश्न देखेंगे। यहाँ पूरा थ्योरी यानी लेटेस्ट थ्योरी से बनाया गया एक एक क्वेश्चन पूरा आपको बुक से मिलेगा और बहुत ही अच्छे इस प्रकार से यूट्यूब में नहीं गूगल में आपको मिलेगा। ये क्लास 9 साइंस विज्ञान है, हिंदी में आपको MCQ मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई विज्ञान MCQ क्वेश्चन ऑफ 9। अब इसी प्रकार से हम, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही तेजी से हम लोग कंप्लीट करेंगे 45 प्रश्न। तो इस प्रकार से वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित करके। अगर क्लास 9 में पढ़ रहे हैं आप वीडियो को नहीं देखें, अच्छे से देखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ है, हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लाए थे, आपको बार बार हम बता रहे हैं। ये कोशिका की खोज और सिद्धांत से क्वेश्चन यहाँ बनाए गए कुछ क्वेश्चन। तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेगा। सेल डिस्कवरी और थ्योरी, सिद्धांत का मतलब होता है थ्योरी और सेल कोशिका का मतलब डिस्कवरी, इससे क्वेश्चन बनाए गए। तो हमारा पहला टॉपिक से क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सन 1665 ईस्वी में कॉर की पतली काट में कोशिका की खोज किसने की। एकदम लाइन बाय लाइन मिलेगा बुक में। आपको बता दें कि इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा यानी B, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी और कॉर की पतली काट में देखा था, यानी कि कोशिका। तो कोशिका का शब्द भी जो गढ़ा है ये गढ़ा, लेकिन इसमें अंतर ये है कि मृत कोशिकाओं के बारे में ये बताया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो है वो बताया था किसके बारे में। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन जीवित कोशिकाओं के बारे में पहली बार बताया। ये खुद का बना हुआ सूक्ष्मदर्शी में देखा 1665 में रॉबर्ट हुक। और ये कैसा दिखा, तो मधुमक्खी के छत जैसा, जिसे छोटा कमरा बोला तो पतली पतली कोम था। इस प्रकार से हम इसको समझ पाए। रॉबर्ट हुक 1665 में कॉर की पतली काट में कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक, लेकिन मृत जीवित का रॉबर्ट ब्राउन। इस क्वेश्चन में आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल दैट मीन्स कोशिका शब्द किस भाषा का है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ये किसने बताया, तो रॉबर्ट हुक ने बताया। ये सेल जो है, सेल का मतलब होता है कोशिका। ये भाषा जो है लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पे हमारा C राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है लैटिन भाषा का शब्द है सेल या कोशिका, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ये रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में। तो 2 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे C। इसी प्रकार से आपको ऐसे बहुत अच्छे से मिलेगा क्वेश्चन। अब थ्योरी नहीं पढ़े या नहीं समझ में आया तो वीडियो को देखिए और समझिए। सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया। ये देखिए, जीवित कोशिकाओं का पता सबसे पहले किसने लगाया, तो ये लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर दिया गया C यानी लुवेनहॉक 1674 में। तो 1665 में कौन देखा, तो सबसे पहले 1665 में ये देखा। तो आपको याद रखना है कि 1665 में जो देखा रॉबर्ट हुक था, और उसके बाद 1600 कुछ सालों के बाद 1674 में 8 से 9 सालों के बाद कौन देखा, तो लुवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत यानी कि बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप में देखा, तालाब के पानी में देखा, जल में, और स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की पता लगाया लुवेनहॉक 1674 में। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 4 कि कोशिका में केंद्रक यानी केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस का पता रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष लगाया। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किस वर्ष किया, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा B 1831 ईस्वी में। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। वो बताया कि एक सेल में केंद्रक होता है, ये वाला भी होता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया। तो ये कोशिका है पूरा का पूरा, और इस कोशिका में जो केंद्रक होता है ये वाला, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और 1831 में किया। तो राइट आंसर हमारा B हो जाएगा 4 का।
अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जैसे जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया। तो प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया, जिसे हम जीव द्रव बोल रहे हैं। तो जीव द्रव बनता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिल के प्रोटोप्लाज्म बनता है। इस प्रकार से आप याद रखिए कि ये हमारा ये जो पार्ट है ये वाला बड़ा, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव, और ये वाला जो केंद्रक है यहाँ पे जो बोलते हैं केंद्रक, इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, और दोनों को मिला के जीव द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार से जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों आपको याद रखना है कि जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया, जो तरल जैविक पदार्थ को बोल रहा है कोशिका में जो स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया। तो 5 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जे.ई. पुरुकंज ने दिया। तो पुरुकंज ने जे.ई. पुरुकंज ने जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। आप इतना सिंपली याद रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिका से किससे बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। तो कोशिकाओं से ही तो बने रहते हैं, यानी कि कोशिका है वो डिवाइड करती है, फिर 2 कोशिका बनती है, इसी प्रकार से वो भी डिवाइड करके 4 कोशिका बनती है। तो ये जो बन रहा है ये तो अपनी कोशिका ही जैसी बन रही है। तो इस प्रकार से कोशिका ही डिवाइड करके एक न्यू कोशिका बनती है। तो कोशिका सिद्धांत मतलब सेल, और सिद्धांत मतलब थ्योरी, इसे सेल थ्योरी बोलेंगे। सेल थ्योरी को जो दिया था वो स्वीडन और स्वान थे, और ये बोल रहा है कि सभी पौधे जितना भी दुनिया में पेड़ पौधे जीव जंतु एनिमल और प्लांट्स है वो किससे बने होते हैं। तो वे जीव अपने मूलभूत इकाई कोशिकाओं से ही बने होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 6 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत के आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि जो नया कोशिका है वो अपनी माता या मातृ वाली कोशिकाओं से बनी होती है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम स्लीडन। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर अगर हम देखें 7 का, तो 7 का हो जा रहा है सी, यानी विर्चो बताया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1855 में विर्चो ने ये बताया कि कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, यानी कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे एम स्लीडन और टी स्वान। तो स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, आगे इसको और डिस्कवर किया और खोज किया, स्टडी किया विर्चो 1855 ईस्वी में, और ये आगे बढ़ाया और ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है, यानी सभी कोशिकाएं पहले जैसी अपनी कोशिकाओं से ही डिवाइड होकर बनी है। तो किसने ये बताया, तो ये बताया विर्चो। तो विर्चो के बारे में आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी जिसे कोशिका सिद्धांत बोल रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया, आगे पढ़ा, डिस्कवर किया, और ये लाइन उसको और जोड़ा उसमें। तो ये विर्चो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे साइंटिस्ट के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक से हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कोशिका संरचना और घटक। इसे सेल स्ट्रक्चर बोलेंगे। संरचना मतलब होता है स्ट्रक्चर, कोशिका का मतलब सेल, घटक का मतलब कंपोनेंट्स। तो सेल संरचना और घटक के बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, और इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, आप देख पा रहे हैं कि कोशिका की सबसे बाहरी परत जो घटकों से बाहरी पर्यावरण से अलग करती है वह क्या कहलाती है। तो कोशिका झिल्ली कहलाती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये देखिए कोशिका है, ये केंद्रक है, तो ये वाला कोशिका झिल्ली या फिर कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कोशिका क्या करती है, तो कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ये कहलाती है। यहाँ पे राइट आंसर अगर हम बात करें तो 8 का हम तो देखें, 8 का हमारा सी था। क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 में दिया गया है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं किसको, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली को। तो इस प्रकार से क्यों कहते हैं, तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी यह कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने देती है और अन्य की गति को रोकती है। तो इस प्रकार से कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने जाने देती है, और कुछ गति को, अन्य की गतियों को रोकती है। इसलिए ये क्या करती है, गार्ड के जैसा है। ये गार्ड है, ये बाउंड्री है, ये वाटर लेयर है, किसको आना है किसको जाना है ये मेंटेन करती है। तो इस प्रकार इसलिए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझिए एक ऐसा मेम्ब्रेन, एक ऐसा झिल्ली जो क्या करती है, परमेबल है, परागम्य है, वो सेलेक्ट करती है कि किसको जाना है, वो सेलेक्टिवली है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पे आपको याद दिलाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन मतलब होता है O2। तो ये बोल रहा है कि एक सेल है, कोशिका है, और कोशिका के बाहर जो है उसे बोलेंगे CO2, और बाहर कोशिका के अंदर O2 भी है। लेकिन बोल रहा है कि CO2 भी अंदर भी है और बाहर भी है। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर
किस प्रक्रिया के द्वारा आएगा, तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से मूव करता है लो कंसंट्रेशन की ओर, इसे बोलते हैं उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की ओर। यही है विसरण का डिफिनेशन, यानी विसरण दैट मीन्स डिफ्यूजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, तो विसरण के द्वारा आ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक झिल्ली द्वारा, उसे क्या कहते हैं, तो जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक प्रगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उसे ओस्मोसिस कहते हैं। आपको याद रखना है ओस्मोसिस का प्रासरण। देखिए विसरण पूछेगा तो आपको डिफ्यूजन बोलना है, और ये प्रासरण है ओस्मोसिस है, ये अलग है। तो इस प्रकार से चलिए यहाँ पे देखिए गैस का बात करेगा, अगर सेल के अंदर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये सब दोनों गैस है, तो यहाँ पे विसरण लिखेंगे। लेकिन यहाँ जल बोला, तो जल एक लिक्विड है, वाटर है, इसका फार्मूला H2O होता है। तो जब वाटर की बात आएगा तो वो ओस्मोसिस के द्वारा होगा, प्रासरण के द्वारा होगा। हालांकि ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, यानी उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता की ओर। तो प्रासरण और विसरण में इतना है कि ये आदान प्रदान गैसों का हो रहा है और ये आदान प्रदान लिक्विड वाटर का हो रहा है। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा, और दोनों एक ही चीज में हो रहा है, बस चीज क्या है कि एक लिक्विड है, गैस है। फिर दिया गया है कि यदि कोशिका एक ऐसे तनु विलयन में रखा जाता है जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है तो कोशिका फूलने लगेगी। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, ऐसा समझिए एक हमारे पास ग्लास है और ग्लास में बहुत ज़्यादा वाटर है और यहाँ पे एक सूखी किशमिश डाल दिए तो किशमिश रात भर में फूल जाती है। तो क्यों, किशमिश के अंदर जो वाटर था वो बहुत ही कम था और इसके आउटसाइड बहुत ज़्यादा था, तो पानी बाहर से इसके अंदर चलने जाने लगी इस कोशिका, यानी कि किशमिश के अंदर और अंदर गई तो ये फूलने लगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि बाहर इसके आउटसाइड बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन था। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि उच्च सांद्रता था, और हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता क्या प्रसारण होता है, डिफ्यूजन होता है, जिसमें डिफ्यूज कर गया वाटर, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था तो हाई से लो की ओर गया। तो इस प्रकार से बोल रहा है यदि कोशिका एक ऐसे तनु विलयन में, एक ऐसे घोल में, सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कोशिका फूलने लगी। तो क्यों नहीं फूलेगा भाई, तो फूलेगा ना। तो 12 का यहाँ पे सी हो जाएगा, अल्प प्रसरण दाबी विलयन कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30, यदि कोशिका के ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक हमारा ये सेल है और सेल, जितना बाहर पानी है उतना अंदर पानी है, जितना बाहर गैस है उतना अंदर गैस है। बोल रहा है यदि एक कोशिका के ऐसे विलयन में, घोल में रखा जाए जिसमें बाह्य की जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर है तो उसे क्या कहेंगे। तो आदान प्रदान क्या होगा, तो 13 का हो जाएगा बी, समप्रासरी विलयन कहेंगे। सम मतलब होता है इक्वल, आपको याद रखना बराबर, इसमें किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होगा। सम प्रासरी विलयन, विलयन का मतलब सॉल्यूशन, प्रासरण का मतलब डिफ्यूजन, इस प्रकार से सम का मतलब इक्वल, इक्वल डिफ्यूजन आदान प्रदान नहीं होगा, ना ही लो से निम्न, निम्न से लो नहीं होगा। और इस प्रकार से देखिए अल्प वाला क्या होता है, अल्प प्रासरण दबी विलयन में ये बाहर से अंदर क्या होता है, किशमिश फूल गया क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था। अति प्रासरण का मतलब क्या होता है कि अंदर ज़्यादा था तो अंदर से बाहर गया, इस प्रकार से आपको समझ। और इसमें ना ही अंदर गया ना ही बाहर गया, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है। देखिए कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को पहले समझिए। ये बोल रहा है कोशिका के बाहर वाला विलयन, यानी कि कोशिका है और कोशिका के अंदर जो ये बाहर विलयन है वो अंदर के घोल से अधिक है, तो यहाँ पे अधिक बहुत ज़्यादा अधिक है, तो जल प्रसरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगी। तो हम क्या समझ पा रहे हैं, अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो बाहर वाला अधिक सांद्र है, कि बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रसरण द्वारा क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो अगर कोशिका के अंदर से किशमिश से पानी, जैसे मान लीजिए किशमिश है, किशमिश फूला हुआ है, एकदम ग्रीन है, ताज़ा है, इसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा कि इधर कम था तो इसका पानी बाहर गया और ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगी या सिकुड़ के बहुत ही छोटा हो गई। तो ऐसा विलयन को क्या कहते हैं, तो हम बताएं अति प्रासरण दबी विलयन कहते हैं। अल्प में बाहर से क्या होगा, अंदर जाएगा, ये नहीं अंदर और नहीं बाहर, ये इक्वल रहेगा बाहर। इस प्रकार से जब कोई चीज़, आपको याद रखना है, अल्प में बाहर मात्रा अधिक रहता है, अंदर कम रहता है। अति में अंदर कम रहता है, इस प्रकार अंदर अधिक रहता है, बाहर कम रहता है, और सब में दोनों इक्वल रहेगा, अंदर बाहर। तो इस प्रकार से राइट आंसर हम 14 की बात करें तो सी हो जाएगा अति प्रासरण दाबी विलयन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे 15 देखेंगे कि पादप कोशिकाओं में, पादप इसे प्लांट सेल बोलेंगे, प्लांट सेल में क्योंकि
पादप का मतलब पौधा, ट्री होता है प्लांट, और कोशिका का मतलब सेल होता है। प्लाज्मा झिल्ली का नाम है कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और वर्णनात्मक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पाई जाने वाली कोशिका मुख्यतः किस प्रकार की बनी होती है, तो ये बोल रहा है कोशिका भित्ति। तो पादप में यानी बोल रहा है प्लांट सेल में एक लेयर होगा, इसके ऊपर एक और लेयर होगा, तो एक कोशिका तो झिल्ली है, ये बोल रहा है प्लाज्मा झिल्ली तो है, इसके ऊपर एक और है जैसे कोशिका भित्ति बोल रहा है। और कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज से बना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका को रिजिड, हार्ड और मजबूती प्रदान कर रहा है, अधिक गर्मी से, तापमान से, हवा से, पानी से। इस प्रकार से 16 का आंसर हमारा देखिए, जब किसी पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है और कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक कुछ पदार्थ संकुचन हो जाता है, तो इस प्रकार घटना को क्या कहते हैं, तो 16 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी जीवद्रव कुंचन कहते हैं, तो यानी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ये प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं जीवद्रव कुंचन, क्योंकि पादप कोशिका पौधा वाला कोशिका में प्रसारण द्वारा क्या हुआ, पानी की हानि हो गया और कोशिका झिल्ली सहित कुछ आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, तो इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव कुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कोशिका जीव अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, तो इंडोसाइटोसिस के द्वारा करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप तेजी से कंप्लीट करेंगे। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो 18 का हो जाएगा सी, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये सेल है और तो इस सेल है तो इसलिए से क्या बोल रहे हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, यानी कोशिका है तो कोशिका मेम्ब्रेन कहेंगे या झिल्ली कहेंगे, ये केंद्रक है इसलिए इसे केंद्रक झिल्ली कहेंगे, तो हमारा केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, तो इसके नाम पे पड़ा है सब झिल्ली या मेम्ब्रेन का नाम। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा 19 कि क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना किस अणु के रूप में अगली संतति में जाती है, तो किस रूप में जाती है, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा डीएनए। देखिए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ऊर्जा करेंसी एनर्जी करेंसी कहलाती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ एनर्जी बनाती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है एटीपी के रूप में बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस बिजली घर कहते हैं। क्लोरोफिल फोटो प्रकाश संश्लेषित यानी फोटोसिंथेसिस प्लांट करती है। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे हम आपको बताएं इसका हमारा डीएनए हो जाएगा। डीएनए माता पिता से बच्चों में जाती है, ये पूछा रखा है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, माता पिता से क्या जाएगा बच्चों में, तो डीएनए जाएगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं, इसका यूनिट है, डीएनए का ऐसा यूनिट क्या है, जीन है, यानी कि जो फंक्शनल यूनिट है या फ्रेगमेंट है, क्रियात्मक का मतलब फंक्शन होता है या फंक्शनल होता है, खंड का मतलब फ्रेगमेंट या यूनिट, तो इस प्रकार से डीएनए का जो फंक्शनल फ्रेगमेंट है या खंड है उसे हम जीन कहते हैं, सबसे छोटा यूनिट है। और जानते हो जीन डीएनए के अंदर रहता है और इसी क्रोमोसोम भी, तो यही माता पिता से बच्चों में चला जाता है डीएनए जीन, और उसका गुण उसके अंदर दिखने लगता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है ये पूछा जा रहा है। क्रोमोसोम इसे गुणसूत्र कहते हैं, ये मनुष्यों में 46 होता है पेयर, ये नंबर में, और पेयर में 23 पेयर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किससे बना होता है, तो 21 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा बी, डीएनए और प्रोटीन से। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 दिया गया है, और 22 में क्या लिखा गया है, तो 22 में लिखा गया है कि केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर किनके द्वारा जा पाता है, तो कोशिका के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर किनके द्वारा जा पाता है, 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा छोटे छोटे छिद्र यानी केंद्रक झिल्ली में। तो इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र पोरस होते हैं ये केंद्रक झिल्ली में। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इसे ही सेल मेम्ब्रेन या आपको बोलना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत ही लचीली है, झिल्ली है, बहुत ही लुब्रिकेट है, किन कार्बनिक अणुओं की बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये जो हम इसको बोल रहे हैं ना पर ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो देखिए कोशिका द्रव ये सेल है और ये केंद्रक है, तो इस प्रकार से इसे ये सेल है, ये कोशिका इसे बोल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे कोशिका द्रव, ये खाली वाला स्थान को, और ये केंद्रक है और यहाँ पे खाली स्थान है, तो इसे केंद्रक द्रव बोलेंगे। तो कोशिका द्रव ये हो गया, और ये वाला बीच वाला पार्ट, ये वाला खाली जो है इसे केंद्रक द्रव है, और दोनों को मिला के ये वाला खाली पार्ट, ये वाला ये तरल पदार्थ है, लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है, दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवद्रव कहते हैं। इंग्लिश में इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये वाला पार्ट को साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस है तो इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म
और साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो इसको आपको इस तरह बोलना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और इसी का बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले क्वेश्चन आया था जिद्रॉ का बारे में हम जिक्र किए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं सेल, देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ऐसे जीव जिनके कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होगा उसे आपको प्रोकैरियोटिक बोलना है, लेकिन केंद्रक झिल्ली होगा तो वो हमारा हो जाएगा यूकैरियोट। तो यहाँ पूछा गया कि ये दोनों में से किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली कहने का मतलब देखिए, अब बैक्टीरिया का देखे होंगे, ये हमारा सेल है, सेल वाला यहाँ पे इस तरह से होगा भी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक में ये वाला एकदम क्लियर दिखाई देगा, वेल डेवलप्ड रहता है, अच्छा से विकसित हुआ रहता है इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र है जिसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र है, आपको क्या दिखेगा? तो क्रोमेटिन दिखेगा। तो क्रोमेटिन को कहते हैं क्या? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, थ्योरी वाला क्लास देखिए आपको और समझ में अच्छा से आएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या प्राय कितनी होती है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम दैट मीन्स गुणसूत्र की नंबर पूछा जा रहा है, और 27 का ये हो जाएगा, एक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है ये वाला 28 कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार प्राय कितना होता है, ये बुक में दिया गया है। 28 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 5 से 100 mu। इस प्रकार से आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वह कौन सा गुण है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है? तो कौन सा गुण है? तो 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा, झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम जो है सब पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं पाया जाता, डीएनए आरएनए सब एब्सेंट रहता है। तो इस प्रकार से बोल रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनेल से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक आया है जो कि बुक में दिया गया है। देखिए अंतर्द्रावी जालिका, इसे बोलते हैं ईआर, और ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रावी जालिका और दूसरा को बोलते हैं खुरदरी। तो खुरदरी को बोलते हैं, एक होता है रफ यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है उसमें राइबोसोम होता है तो ये प्रोटीन बनाता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता, ये लिपिड बनाता है। तो ये बोल रहा है कि अंतर्द्रावी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसकी रचना किसके समरूप होती है? तो इसकी रचना किसके समरूप होती है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है इसकी संरचना। खुरदरी अंतर्द्रावी जालिका, द्रवी जालिका जिसे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है? तो क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं इसलिए खुरदरी। मान लीजिए एक लाइन है और इसमें हम दिखाएंगे, इस तरह से बना देंगे, इस पर डॉट डॉट बना देंगे, तो ये अब इसको टच करेंगे तो आपको अप डाउन दिखाई देगा या फिर रफ के जैसा लगेगा। किसी चीज़ में आप स्क्रैच कर दीजिए उसको छुइए तो रफ जैसा लगेगा। इस प्रकार से इसमें क्या है, राइबोसोम चिपका हुआ है इसलिए इसे खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिए, और राइबोसोम है इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि RER का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, सिंथेसिस करना। तो हमारा 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बहुत अच्छे से हम आपको बताए हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं झिल्ली जीवंत जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, और 33 में है कि कोशरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में SER इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रावी जालिका। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका का क्या महत्वपूर्ण कार्य है? तो ये लिपिड वगैरह बनाता है, तो विष और दवा को निराविषीकरण करना। तो देखिए ये कोशिकारुकी जंतुओं में यकृत यानी लीवर में ये क्या करता है, विथ पॉइजनस को ये डीऑक्सीफिकेशन करता है, यानी जहरीकरण हो गया तो विजहरीकरण करेगा, जहर को हटा देगा, मार देगा। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विष और दवा की निराविषीकरण करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ACR का काम करना। हालांकि ACR क्या बनाता है? तो ACR जो है लिपिड वगैरह भी बनाता है, आपको याद रखना है। गोल्जीकरण को किसने वर्णित किया था? तो कैमिलो गोल्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट है, इसी के नाम पर ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। गोल्जी उपकरण में एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं को क्या कहते हैं? तो कुंडिका कहते हैं, ये आप सुने होंगे, कुंडिका कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। किस अंग को
या किस अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। ये साफ सफाई करता है, मेंटेन करता है सेल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली क्या होता है? तो पाचनकारी एंजाइम होता है, जिसको खा के पाचन डाइजेस्ट कर लेता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है मरे हुए, फटे हुए, टूटे हुए सेल को। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती की थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें एक शक्तिशाली क्या होता है? पाचनकारी एंजाइम होता है, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली हाउस, बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है डीएनए और होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम होता है, दैट मीन्स ये प्रोटीन का भी सिंथेसिस करता है और ये एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। तो एटीपी करेंसी, इस प्रकार से एनर्जी का करेंसी एटीपी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी के रूप में करता है। आपको याद रखना है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 40 कि कौन सी कोशिका अंगक में उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो देखिए अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और कार्यात्मक इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जीन है। अब कोशिका विभाजन सेल डिवीजन से हम लास्ट में पहुंच गए हैं। अब वीडियो पे बने हैं, हम लास्ट क्वेश्चन आपको तेजी से चलिए बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया? तो 41 में पूछा गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन, कोशिका का मतलब सेल और विभाजन का मतलब डिवीजन, तो सेल डिवीजन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है या फिर क्या कहलाते हैं जिसमें अधिकांश वृद्धि ग्रोथ हेतु एक कोशिका विभाजित होकर समरूपी यानी कि आइडेंटिकल संतति कोशिका यानी डॉटर सेल बनाती है। ऐसे समझिए एक सेल था, ये डिवाइड होकर दो कोशिका बनाया और यहाँ पे 46 क्रोमोजोम था, तो यहाँ भी 46 क्रोमोजोम है और ये जैसा कोशिका था उसका हम शकल बन गया एकदम 2 कॉपी। तो इसे बोलते हैं क्या? तो इसे समसूत्री विभाजन माइटोसिस बोलते हैं। सबसे पहले कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन कहते हैं और इसके 2 कौन कौन प्रकार होता है? तो पहला होता है माइटोसिस और दूसरा जो होता है वो मियोसिस होता है। इसी को हिंदी में बोलेंगे तो 2 टाइप्स होता है कोशिका विभाजन। पहला को बोलते हैं समसूत्री विभाजन और दूसरा को बोलेंगे अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री के भी 2 प्रकार, 1 अर्धसूत्री 1 अर्धसूत्री 2। इस प्रकार से पूछा गया कि सिर्फ किस लिए हो रहा है? तो वृद्धि के लिए हो रहा है विभाजन और विभाजित होकर समरूपी आइडेंटिकल संतति यानी कि डॉटर सेल बना, यानी माँ वाला डिवाइड होकर बेटी वाला यानी डॉटर यानी कि संतति, मातृ कोशिका डिवाइड होकर डॉटर वाला बनी और सेम था और उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान था। तो 41 का राइट आंसर अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा समसूत्री विभाजन माइटोसिस और म्यूसिस, इसे अर्धसूत्री बोलते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट है। आपको समसूत्री विभाजन से कोशिकाएं वृद्धि और क्षतिपूर्ण के लिए विभाजित होती है। तो ये क्यों हुआ? क्षतिपूर्ण यानी कि किसी को इंजर्ड एक्सीडेंट हुआ तो मरम्मत के लिए ये होती है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के दौरान बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम कितना होता है? 46 की संख्या जनक कोशिका यानी पेरेंट सेल की तुलना में कितनी होती है? तो बोल रहा है कि ये माँ है, मातृ कोशिका है, इसमें गुणसूत्र है, अगर ये डिवाइड करेगा तो ये जो बनेगा डॉटर संतति वाला सेल उसमें गुणसूत्र कितना रहेगा? तो समान रहेगा। तो आपको लिखना है बराबर। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समसूत्री विभाजन जिसे हम बोल रहे हैं माइटोसिस विभाजन, ये गुणसूत्रों की संख्या समान बराबर बनी रहती है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इसे मियोसिस बोला जाता है और इसके 2 प्रकार है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। तो मियोसिस मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? तो यहाँ उद्देश्य पूछा गया, इसका ये क्यों होता है, विभाजन डिवाइड क्यों होता है? तो आपको बता दे कि अर्धसूत्री क्या होता है। देखिए ये सेल है, ये से मातृ कोशिका बोलेंगे यानी पेरेंट वाला बोलेंगे, मदर वाला सेल। ये डिवाइड होगा और डिवाइड होके 2 नहीं बनेगा, ये 4 बनेगा, ये आपको याद रखना है। और मान लीजिए गुणसूत्र यहाँ पे जो है 46 था तो यहाँ गुणसूत्र 23 बचेगा, ये आधा हो जाएगा गुणसूत्र और ये हम शकल नहीं रहता है, ये थोड़ा अलग रहता है। इस प्रकार से 43 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का बी हो जाएगा। युग्मकों यानी गैमीट्स जैसे शुक्राणु अणुओं के निर्माण के लिए ये होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 44। अर्धसूत्री विभाजन म्यूसिस की प्रक्रिया में एक जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल विभाजित होकर कुल कितनी संतति कोशिकाओं में बनती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, 4 कोशिकाओं में। आपको बताए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बराबर विभाजित होती है, जिसे 4 कोशिकाओं में वो डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की तुलना में कितनी
बोल रहा है हो जाती है, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये आधी हो जाती है, तो 45 का हो जाएगा बी आधी। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे में ये कोशिका है, ये डिवाइड होगा, तो हम आपको बताएं कि ये गुणसूत्र देखिए सबसे पहले ये डिवाइड होकर 4 बनता है, तो 1 से 4 बना, जबकि ये अर्धसूत्री की बात किया जा रहा है, समसूत्री में डिवाइड होकर कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। यहाँ 46 है तो यहाँ भी 46, ये सेम रहेगा हम सकल, ये थोड़ा वेरी कर जाएगा, यहाँ 46 है तो 23 और यहाँ पे जो है ये थोड़ा अलग प्रकार के रहेगा। ये मरम्मत के लिए हो रहा है, वृद्धि के लिए हो रहा है, ये डेवलपमेंट के लिए, बच्चा जन्म देने के लिए हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से इस चैप्टर का कंप्लीट किया। क्या क्या कंप्लीट किए, तो चैप्टर 1 से लेकर यानी कि चैप्टर 5 पूरा जो थ्योरी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक कंप्लीट किए। इसी प्रकार से इस चैप्टर का जितना 10 क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। पूरा डिटेल आप सुनेंगे सो आप जाके लिख देंगे। इस प्रकार से एमसीक्यू हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे, लगभग 90 कुछ क्वेश्चन सेम था, लेकिन आप यहाँ चीज़ों को रिविजन कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।